नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 17 जुलाई 2026 की प्रमुख खबरों पर। अमेरिकी हमले से ईरान के पुल, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तबाह, तेल की कीमतों में आया उछाल। ट्रंप का बड़ा फैसला, आतंकियों की मदद करने वालों को अमेरिका में नहीं मिलेगी एंट्री, वीजा नियम किए और सख्त। 15 दिन में 48 हमले, बलूचिस्तान में 40 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा, पाक सेना ने साधी चुप्पी। उइगर मुस्लिमों का आरोप, कहा संस्कृति और भाषा मिटाने की साजिश रच रही जिनपिंग सरकार। चीन के पायरेट बिजनेस मॉडल से खतरे में पश्चिमी कार कंपनियां, BYD ने टेस्ला को पछाड़ा। गेटमैन की लापरवाही ने छीनी 3 जिंदगियां, मुर्शिदाबाद में ट्रेन की चपेट में आई स्कूल वैन, कई बच्चे घायल। बंगलुरु अहमदाबाद इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी से हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। भारत में बांग्लादेशी घुसपैठिए बसाने के लिए विदेशों से फंडिंग, ईडी की जांच में बड़ा खुलासा। घाटी में आतंक पर कड़ा प्रहार, CRPF ने 10,000 फीट की ऊंचाई पर ध्वस्त किए ठिकाने, बनाए 55 ऑपरेशन बेस। बीमस्टेक सुरक्षा सम्मेलन, NSA अजीत डोभाल बोले, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों पर निर्णायक कदम जरूरी। बंगाल में खुल रहे निवेश के नए द्वार, CM शुभेंदु अधिकारी से मिले फ्लिपकार्ट के शीर्ष अधिकारी। भारतीय नौसेना को मिलेगी नई ताकत, 22 जुलाई को कमीशन होगा स्वदेशी युद्धपोत मालवन। साउथ वेस्ट दिल्ली में 3 साल की बच्ची की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। रोहिणी तिहाड़ में वसूली का रैकेट बेनकाब, जेल अधिकारी वकील समेत 11 गिरफ्तार। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ने को तैयार, PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी। लाल किला 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद, ASI ने जारी किया आदेश। MP में फिर सक्रिय होगा मॉनसून, 2 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी, प्रदेश में 13% कम बारिश। MY की नई बिल्डिंग में C ब्लॉक का निर्माण कार्य शुरू, 40 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर बनेंगे। भोपाल में हिंदू संगठन ने संदिग्ध मांस से भरा ऑटो पकड़ा, गौमांस होने का आरोप, जांच रिपोर्ट का इंतजार। पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन ने CM को लिखा पत्र, इंदौर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए मांगी जमीन। भारत टैक्स 2026 में मध्य प्रदेश को 20,193 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। टेक्सटाइल, रक्षा, IT और ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश से 27,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर बनने की संभावना है। नई दिल्ली में आयोजित भारत टैक्स 2026 और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम में राज्य को कुल 20,193 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे करीब 27,592 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों को जनवरी 2027 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भाग लेने का निमंत्रण देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश निवेशकों के लिए अनुकूल नीतियां, मजबूत आधारभूत संरचना, कुशल मानव संसाधन और त्वरित प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध करा रहा है। कार्यक्रम के दौरान टेक्सटाइल, रक्षा, डेटा सेंटर, नवीकरणीय ऊर्जा, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्यात जैसे क्षेत्रों में निवेश प्रस्ताव मिले। साथ ही MPIDC ने उद्योग, निर्यात और ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए 7 महत्वपूर्ण MOU पर भी हस्ताक्षर किए। इसमें लगा है कि हम जो बात कह रहे हैं उस बात का वचन और उस बात का वजन क्या है, और उसी के पहले अलग अलग विभाग के हमारे दक्ष अधिकारियों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभाग की और सरकार की नीयत और नीति दोनों बताने का प्रयास किया, और उसी का परिणाम है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने भी अपनी साख और धाक बनाई है। हमारी सरकार ने भी अपनी गठन के साथ ये जो हमारे कदम बढ़े हैं, हमारे अपने राज्य के कल्याण के लिए, राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए और राज्य के उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर मध्य प्रदेश की पहचान एक अच्छे तेज गति से बढ़ने वाले निवेशकों को आकर्षित करने वाले राज्य की बनना चाहिए, जिसके आधार पर हमारे राज्य के लोगों का भी भला हो, निवेशक को अपना भी फायदा हो, और कुल मिलाकर राज्य और प्रदेश
देश के साथ कदम से कदम मिला करके हमारे अपने व्यापार व्यवसाय के बलबूते पर योग्य बौद्धिक क्षमताओं को रोजगार के अवसर प्रदान करे, आर्थिक संपन्नता की दिशा में कदम बढ़े, प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करने का मौका मिले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब मैं मध्य प्रदेश की तरफ से देखकर आपकी तरफ बात करता हूं तो उदाहरण के लिए आज जब मैं 2027 की GIS की तरफ देख रहा हूं जनवरी में, लेकिन उसकी तरफ देखने के पहले मैं 2025 की फरवरी की GIS की तरफ देखता हूं। हमारे राज्य के अंदर राज्य के साथ अगर व्यापार व्यवसाय होना चाहिए तो उसकी नीतियां पारदर्शी होना चाहिए। और आज बदलते दौर में हमने कहा कि हाँ, हमारे राज्य के अंदर ऑर्गेनिक कॉटन अगर है तो हमारे निवेशकों को आमंत्रित करते हुए सबसे अच्छी पॉलिसी मध्य प्रदेश की है। आज हर सेक्टर में मध्य प्रदेश के साथ बड़ी अनुकूलता मिली। इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रेंडली नीतियां, सरल प्रक्रियाओं के कारण निवेश का केंद्र मध्य प्रदेश बना है। बिजली सरप्लस है और बिजली सरप्लस तो है ही, लेकिन बिजली से ज्यादा बिजली के दाम में भी अलग से आपको लाभ मिलने वाला है। आपके साथ इंडस्ट्री के साथ कभी कोई लेबर प्रॉब्लम होती ही नहीं है। आज हमारे पास एक सेक्टर में नहीं, माइनिंग का सेक्टर हो, एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, टूरिज्म का सेक्टर हो, MSME हो, लघु कुटीर उद्योग हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार की संभावना। इंदौर की 3 वर्षीय अनिका शर्मा के इलाज मामले में हाईकोर्ट ने एम्स दिल्ली से जवाब मांगा। SMA टाइप 2 बीमारी से जूझ रही बच्ची के इलाज में देरी पर नाराजगी जताई। इंदौर की 3 वर्षीय अनिका शर्मा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA टाइप 2 जैसी दुर्लभ बीमारी से जूझ रही है। इलाज के लिए अधिकांश राशि जुटाई जाने के बावजूद प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण उपचार शुरू नहीं हो सका है। इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एम्स नई दिल्ली की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए 23 जुलाई 2026 तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। अदालत ने संकेत दिए है कि ऐसे संवेदनशील मामले में अब और देरी स्वीकार नहीं होगी। अनिका के इलाज के लिए करीब 9.5 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जिसमें अधिकांश राशि जुटाई जा चुकी है। का जो है वो न्यायालय में लंबित है। शासन की तरफ से पुख्ता इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है, समय लगातार मांगा जा रहा है। क्या कुछ अपील आप लोगों ने की? सर, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक 3 साल की बच्ची है इंदौर की, जो पिछले 1 साल से ज़िंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है। और मार्च में हमने एक पिटिशन इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष पेश करी थी, जिसमें हमारी ये मांग थी कि उस बच्ची के इलाज के लिए, चूँकि 9 करोड़ रुपये का एक इंजेक्शन लगना है, जिसके लिए माता पिता सक्षम नहीं, और क्राउड फंडिंग के माध्यम से लगभग 5.25 करोड़ रुपये की राशि उन्होंने तब तक जुटाई थी। और हमारी कोर्ट से ये मांग थी कि भारत सरकार, राज्य सरकार मिलकर इसमें उसकी आर्थिक सहायता करे और उसकी जान बचाए, क्योंकि उसको जो इंजेक्शन लगना है उसकी एक समय सीमा भी है। जब तक उस बच्ची का वज़न 13 किलो नहीं पहुंचता है तभी तक उस इंजेक्शन को लगाया जाना है। अगर उसका वज़न बढ़ जाता है तो वो इंजेक्शन असरकारी नहीं रहेगा और उसकी बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। मार के बाद पहली सुनवाई इसमें मई में हुई थी। मई में माननीय उच्च न्यायालय ने इसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि ये अपने ऊपर निर्देश लें अपने वरिष्ठ अधिकारियों से और ये बताएं कि इस बच्ची की मदद के लिए क्या किया जा सकता है। साथ ही साथ एम्स को भी इसमें नोटिस जारी किया था, क्योंकि एम्स एक नोडल एजेंसी है और इसका इलाज एम्स में ही होने वाला है। इंजेक्शन खरीदने से लेकर लगने तक की सारी प्रक्रिया एम्स में होगी। तो हमने ये भी निवेदन किया था कि जो राशि हमारे पास इकट्ठा हो गई है 5-5.5 करोड़ रुपये, वो हम जमा करना चाहते हैं एम्स में और इलाज की प्रक्रिया शुरू हो जाए। क्योंकि इंजेक्शन लगने के पहले 1.5 से 2 महीने का उसमें एक प्रोसेस होता है। तब जो एम्स को नोटिस जारी हुआ था, दोबारा जब जून में सुनवाई हुई इसकी, तो जून में एम्स की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ था और केंद्र और राज्य सरकार के जो वकील उपस्थित हुए थे उन्होंने भी जवाब फाइल नहीं किया था और कुछ समय मांगा था कोर्ट से। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए उनको 1 हफ्ते का समय दिया था। साथ ही साथ एडवोकेट नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने केन बेतवा परियोजना में मुआवजा और जमीन अधिग्रहण को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात कही। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने केन बेतवा लिंक परियोजना में जमीन अधिग्रहण और मुआवजा वितरण को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि 14 गांव प्रभावित हैं और बिना ग्राम सभा की मंजूरी के जमीन अधिग्रहण किया गया। सिंघार ने आरोप लगाया कि कई अपात्र लोगों को मुआवजा मिला, जबकि पात्र लोग वंचित रह गए। उन्होंने यह भी कहा कि करीब 450 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा जा चुका है, लेकिन विस्थापन पूरा हुए बिना डैम निर्माण की अनुमति दे दी गई। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात कही।
देखिए परियोजना 44,000 करोड़ की परियोजना है। 450 करोड़ के आसपास इन्होंने बांट दिया। अभी कई गांव में विस्थापन बाकी है। तो अभी जब कई करोड़ बंटना है, जो आधा पैसा बट चुका उसके अंदर घोटाला हो गया। अब जो आधा पैसा और बटना है 1,500 करोड़ जो और भी जो बटना है उसके अंदर फिर घोटाले की संभावना है। तो इस प्रकार इसकी जांच हो और जो विस्थापित है, जो गरीब लोग है, जो किसान है, आदिवासी है, दलित है, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको पैसा मिलना चाहिए। जी जो विस्थापित हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा, दूसरे लोगों को, क्योंकि आपने एक मुस्लिम परिवार का जिक्र करा कि आदिवासी गांव में रहते नहीं, खरियानी गांव, हाँ हरियाली गांव, और फिर वहां से उनको मुआवजा दे दिया गया कोई खान तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब वहाँ के आदिवासी, वहाँ के किसान जो विस्थापित है, पीड़ित है, वो जानकारी देना चाह रहे हैं, लेकिन प्रशासन सुनना नहीं चाहता, सरकार सुनना नहीं चाहती कि ये लोग इस गांव में रहते नहीं है, फिर भी इनको पैसा दे दिया गया। इस गांव के अंदर अगर उनकी जितनी ज़मीन है उसके बदले उतना पैसा उनको नहीं मिला। पैसा कहाँ गया, किसकी जेब में गया, किसने खाया कमीशन, ये एक जांच का विषय है। इस पर सरकार को तत्काल जांच कराना चाहिए। इंदौर C21 मॉल के शोरूम में 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। सेल्समैन पर ग्राहकों के भुगतान निजी खाते में लेने का आरोप है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के C21 मॉल स्थित एक ब्रांडेड शू शोरूम में करीब 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि सेल्समैन रोशन कुमार ग्राहकों से भुगतान कंपनी के बजाय अपने निजी बैंक खाते में ट्रांसफर करता था। स्टॉक और बैंक खातों के मिलान के दौरान गड़बड़ी सामने आने पर शोरूम प्रबंधन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी बिहार का रहने वाला है और फिलहाल फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीम तलाश में जुटी है। सर, इंदौर के ब्रांडेड शोरूम के अंदर चोरी का एक मामला सामने आया। 10 लाख रुपए से अधिक के सामान की हेराफेरी भी इसमें दिखी। पुलिस थाना विजयनगर के अंतर्गत एक C21 मॉल है और इसमें काफ़ी बड़े बड़े कंपनियों के ब्रांड्स के रिटेल स्टोर्स भी हैं और इसमें एक ऐसा रिटेल स्टोर है जिसमें शूज और अन्य जो ब्रांडेड सामान विक्रय किया जाता है। इसमें एक मैनेजर के द्वारा शिकायत की गई थी कि उसका कोई एक सेल्समैन था जो मतलब कई बार बहुत लंबे समय से उसने अलग अलग जो ब्रांड्स के शूज को विक्रय किया और उनके जो पैसे थे उसने अपने कंपनी के उसमें खाते में डालते हुए अपने खाते में ट्रांसफ़र करा लिए गए। जब इसकी प्राइमरी रूप से जांच थाने विजयनगर के द्वारा की गई तो इसमें प्राइमा फेसी इसमें पाया गया कि इसमें धोखाधड़ी हुई है, मतलब इसमें जो गबन हुआ है और इसके आधार पर क्रिमिनल केस इसमें 318, 316 BNS का पंजीबद्ध किया गया है और इसका जो राकेश कुमार के विरुद्ध में और इसकी तलाश के लिए टीमें भी रवाना की गई। सर, ये राकेश कहाँ का रहने वाला बताया? दूसरे ये बेसिकली बिहार का रहने वाला है और यहाँ पे इसमें मतलब स्टोर में काम करता था और इसी में अभी उसकी तलाश के लिए टीम भी बाहर भेजी गई है। इंदौर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। वाहन से 40 पेटी गोवा विस्की सहित 345 लीटर शराब बरामद हुई। इंदौर के चंदननगर थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सूचना के आधार पर एक संदिग्ध वाहन की तलाशी ली जिसमें से 40 पेटी गोवा विस्की सहित करीब 345 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शराब उसे किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से मिली थी। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि शराब कहां से लाई गई और किसे सप्लाई की जानी थी। आरोपी धार जिले का निवासी है। पुलिस उसके आपराधिक रिकॉर्ड और पूरे शराब तस्करी नेटवर्क की जांच कर रही है। ये कल रात्रि में मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी हमें कि एक व्यक्ति है जो एक होंडा ओरा गाड़ी है उसमें भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर जा रहा है। सूचना पर हमने कार्रवाई करके एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी में 40 पेटी अंग्रेजी विस्की गोवा की बरामद हुई है। करीब मात्रा उसकी 345 लीटर मात्रा है। कहाँ से लाया था ये प्रथम दृष्टया अभी पूछताछ में तो बताया है कि इसने जो माल है एक व्यक्ति से गाड़ी क्रॉस में प्राप्त किया था अपना फुटीकोटी ब्रिज के पास में और वो व्यक्ति कहाँ से आगे से लेकर आ रहा था और कहाँ लेकर जा रहा था इसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। ये आरोपी धार जिले का रहने वाला है। पहले भी कर चुका है ऐसे? पहली बार? नहीं, अभी इंदौर में तो पहली बार पकड़ा है। इसके पूर्व के 2 आपराधिक रिकॉर्ड हैं। नाना पटवारी से जुड़े कथित सिंडिकेट मामले में पुलिस जांच का दायरा बढ़ा।
एनडीपीएस के साथ जमीन, सट्टा और वित्तीय लेन देन की भी जांच जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी से जुड़े कथित सिंडिकेट की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। पुलिस अब एनडीपीएस मामले के साथ प्लॉट एग्रीमेंट, ऑनलाइन सट्टा और कथित जमीन धोखाधड़ी की भी जांच कर रही है। डीसीपी नरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि एक आरोपी फरार है। पुलिस ने बिल्डर सुमित मंत्री और उनके परिवार से जुड़े दस्तावेज तलब किए हैं। साथ ही 374 प्लॉट, बैंक खातों और वित्तीय लेन देन की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि यदि संगठित धोखाधड़ी के साक्ष्य मिले तो नई एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये 9 जुलाई को जो धारा 8/21 एनडीपीएस की कायमी हुई थी, उसमें टोटल अभी तक 5 आरोपी बन चुके हैं और एक आरोपी नामजद है, जिसके लिए हमारी लगातार कोशिश है उसको गिरफ्तार करने की। इसमें 5 आरोपी जो है, एक इरफान खान, दूसरा संजय कौशल, तीसरा अयान, चौथा फैजल और 5वां इरफान खान उर्फ गुरु बैंड। ये 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय द्वारा इसमें 2 दिन की पीआर और दी है इनसे पूछताछ करने के लिए। इसी कड़ी में हम लोगों ने जब पूछताछ की तो ऑर्गेनाइज संगठित तरीके से सट्टा खेलने वाली सूचना भी हम लोगों को मिली, जिसमें संजय कौशल का फॉरेंसिक के द्वारा हम लोगों ने मोबाइल चेक कराया गया, जिसमें करीब 8 से 10 लोगों के नाम आए हैं जो संगठित तरीके से ऑनलाइन सट्टा खेलते हैं, जिसमें 16 जुलाई को एक ऑनलाइन सट्टे की भी संगठित अपराध धारा के अंतर्गत हम लोगों ने कायमी की है, जिसमें अभी 4 आरोपी हैं। एक मनीष जादौन, दूसरा दिनेश, तीसरा प्रीतेश त्रिपाठी, चौथा संजय कौशल। इसमें से 2 आरोपी अभी हमारे गिरफ्त में है। उसमें भी माननीय न्यायालय द्वारा 20 तारीख तक हम लोगों को पीआर प्राप्त किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। इस नेटवर्क में करीब हमको शंका है कि करीब 10 से 15 लोग होंगे। संगठित तरीके से ये ऑनलाइन आईडीज बनाते हैं और उन आईडीज को व्हाट्सएप के माध्यम से। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।